बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। रोज़े बहुत तेज़ी से गुजरते चले जा रहे हैं। आज पहला अशरा मुकम्मल हो जाएगा, 10वां रोज़ा है आज। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हमारे मामलात अच्छे हों, ज़िंदगी में आसानी हो। रमज़ान हमारे लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ भी लेकर आए जी। सभी लोगों के लिए दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और कल से तो वैसे ही बारिशों का नया सिस्टम कह रहे हैं जी शहर में दाखिल होने वाला है। बारिशें होंगी, मौसम ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। अभी हम मौसम से रिलेटेड ही गुफ्तगू कर रहे थे कि मौसम खासा चेंज हो गया है। आमिर रजा खान साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आमिर भाई को कह रही थी मौसम चेंज हो गया लेकिन आपने अपर पहना हुआ है। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि जाती सर्दी और आती सर्दी से हमेशा बचें। वो तो बच्चों के बारे में सुना था। नहीं तो बच्चा ही हैं हम भी। हम कौन से बड़े हो गए भाई। हर बंदा जो है किसी ना किसी का दिल बच्चा होता है। होता है बच्चा है। अच्छा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। और आप ज्यादा बचपने की तरफ चले जाते हैं और आपकी बीवी जो है वो आपकी माँ की तरह केयर करना शुरू हो जाती है। बगैर इसके अपर के मैं निकलने लगा तो उसने कहा नहीं अपर साथ रख लो। सम टाइम जो है इंसान को ऐसे में रोज़ा खोलते तो सर्दी लगती, शाम का वक्त होता है उसको तो पहन लेना, नहीं तो गाड़ी में उतार के रखती। और मैंने पकड़ लिया, मैंने गाड़ी में रखने की बजाय उसको पहन लिया और यहाँ पर आकर आपसे बातें सुनी। अच्छा लगता है। नहीं, तो बस वैसे ही कहा था। नहीं अच्छी बात है, मुझे तो कहा अच्छा लगता है कि आपकी बीवी आपकी माँ की तरह आपकी केयर करती है। ये वक्त है कि आप पहचाने के भाई वो भी जो है वो आपको इसी तरह से डील करती है। अच्छी बात ये है कि आप तारीफ करते हैं हमेशा, ये अच्छी बात है। अप्रिसिएशन जो है तारीफ के काबिल, अच्छी बात है। अच्छा जी, हम चलते हैं जी प्रोग्राम के आगाज की तरफ। आज की पहली खबर है जी इंजेक्शन का रिएक्शन और एक और मरीज जान बहा। कल हमने बाकायदा तौर पर ये डिस्कस भी की थी और हमने कल सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट भी की थी कि मामले का उन्होंने बागौर जायजा भी लें और खास तौर पर जो जिम्मेदारान हैं उनका तायुन भी करें। मरीजों की अमवात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहती हैं सीएम साहिबा। वजीर आला ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार भी किया। आमिर रजा खान साहब, क्या होगा इससे? आप अगर जाकर जिस तरह से आप एमएस के ऊपर आप क्या उसको लफ्ज़ नहीं मेरे पास है कि जिस तरह से आपने रिएक्ट किया था एक डॉक्टर के ऊपर, आप देखें आपके अदारे क्या कर रहे थे, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। ये वो इंजेक्शन है जिसके साथ 20 सीसी का वाटर आता है और जो सप्लाई हुआ है वो 5 सीसी है। आप अंदाज़ा करें कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको किस तरफ लेके जा रही है और आप उनके कहने पर किस तरह डॉक्टर्स की आपने तस्दीक की, उसकी वीडियो बनवाई और उस वीडियो को PMLN के उसके ऊपर शो किया। आप कहना क्या चाह रही थी, आप करना क्या चाह रही थी, आपको अब इस पर अंदाजा होगा। आप सोगवारान से आपने तज़ियत का इजहार कर दिया, क्या फायदा हुआ? और ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। ये सिर्फ म्यू हॉस्पिटल नहीं है, मैं अभी डिटेल पढ़ रहा था, अगर आप कहते हो तो मैं निकाल कर आपको मोबाइल में से दिखा भी सकता हूँ। जिना हॉस्पिटल, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, रेमयार हॉस्पिटल, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हज़ारों की तादाद में ये इंजेक्शन मौजूद हैं और वहाँ जो इसके साथ 20 सीसी पानी लगना है वो मौजूद नहीं है। कहाँ से आएगा पानी? क्या वो नलकों से भर के पानी इसमें डालेंगे? स्टाफ क्या करेगा मुझे बताएं, जिसको ये इंजेक्शन दे दिया जाना है। फिर इंजेक्शन ही बंद करा देना, इंजेक्शन बंद नहीं कराना। आप कैसी मजे की बात है कि आप कह रही इंजेक्शन बंद कर दे। ये इंजेक्शन खत्म आप मुहैया नहीं कर सकते। आपने जो मुहैया किया आपकी ब्यूरोक्रेसी ने वो गलत चीज मुहैया की, यानी इंजेक्शन के साथ जो 20 सीसी, हाँ ये बात जिम्मेदार को। तो इस पर आप अगर जाहिद चौधरी का व्लॉग ही सुन लेना सिर्फ तो आपको समझ आ जाएगी कि उस दिन भी बीबी ने गलत रिएक्ट किया था कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, उन्होंने तो 4 हॉस्पिटल बनवाए थे जहां पर यह मामला चल रहा था। मेरी मरीम नवाज शरीफ साहबा से दरख्वास्त था कि आप बहुत काम करें और आप बहुत काम करना चाहती हैं, लेकिन खुदारा आप ज़रा ब्यूरोक्रेसी से हटकर आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ है, इनसे मिले। ये आपको बताएंगे कि असल मामला क्या है, क्यों बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में 83 करोड़ रुपए की अद्वियात चाहिए थी, 62 की दी गई और इतने ही करोड़ के वो नादिंदा हैं। म्यू हॉस्पिटल में क्यों आज तक पैसे जारी नहीं हो सके अद्वियात के? अद्वियात क्यों नहीं आई हैं? और जो अगर आपने एक्सरे कराने हुए ना
एक्सरे करानी हुई तो कहते हैं जी मोबाइल लेके आओ तो फोटो बना लो। आपको अंदाजा है कि उस हॉस्पिटल में किस नवीयत के गरीब लोग आते हैं कि उनके पास वो बटनों वाला मोबाइल नहीं होता, वो भी नहीं होता। सही कह रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि फिल्म नहीं है हमारे पास। एक आप सिटी स्कैन कराने चले जाए तो इनके पास वो जो इंजेक्शन होता है जो लगाते हैं उससे पहले, उसको पता नहीं डॉपलर कहते हैं कि डॉपलर कहते हैं उसको, वो मौजूद नहीं है। मैं जिन दिनों में हॉस्पिटल में था तो बहुत एहसान करके उन्होंने कहा जनाब तो अड्डे अरेंज करके लिया है सजना है महफिल असा तेरे हस्ते सजाई है, पूरा म्यूज पर सजाया हुआ। लेकिन हर किसी के लिए ये, लेकिन वहां जाते कौन है ज्यादातर लोग? क्या वो बाहर से अद्वियात लेकर आए? क्या वो बाहर से सारी चीजें आपको खरीद कर दें? ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर सिर्फ एक इंक्वायरी कमेटी बना देना। मैं तो कहता हूं इस पे बननी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे निकालना चाहिए। वो जो सियासतदान बात करते हैं ना कि फलां इलेक्शन पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, फलां मामले पे जुडिशियल, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। सीएम साहिबा का रिएक्शन था ना कि मैंने अरेस्ट नहीं करवा दिया, इस पे अरेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि जाने गई हैं जिनके घरों में। बस मेरा तो यही कहना है कि बीबी आप जरा इस चुंगल से निकलें और इसकी वाकई जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें। राव साहब देखिए, अफसोसनाक वाकया है और ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ। मुख्तलिफ अस्पतालों में कभी बर्न यूनिट से कोई खबर आती है और बदकिस्मती ये है कि 2 दिन 48 घंटे की ये खबरें रहती है और उसके बाद फिर नोटिस जब आता है और नोटिस के बाद फिर अभी इसी अस्पताल में लिफ्ट गिरी थी, कोई उसकी रिपोर्ट अगर आपकी नज़र से गुजरी है, लोग बेचारे हड्डियाँ जड़वाने आए थे, हड्डियाँ तड़वा के वापस गए। तो अब इसी अस्पताल का वाक़या है। उसके बाद फिर जो फंड्स शॉर्टेज की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ मेयो अस्पताल नहीं है बल्कि उसमें बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, सही जिना हॉस्पिटल की बात कर लें, गंगाराम हॉस्पिटल की बात कर लें, आप सर्विसेज की बात कर लें या जनरल हॉस्पिटल की बात कर लें, इवन देन कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल जैसे जो अस्पताल हैं वहां पर भी शहर का बड़ा मसाइल हैं। टीचिंग हॉस्पिटल तो 5 यही है ना, बड़े टीचिंग मैं तो बात कर ही नहीं रहा, समनाबाद, सब्जाजार, सोडीवाल और ये मियां मीर, मनावा, कान्ना, रायविंड, शादरा, मैं तो इनकी बात भी नहीं कर रहा। ये जो हॉस्पिटल हमारे सामने बने हैं, ये इनकी संगे बुनियाद की तकारीब में भी शिरकत की और इनके जब फीता जब कटा इनका ऑपरेशन होने का, तब भी इन अस्पतालों के हवाले से मैं इनके आई विटनेस हैं। इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो ना ही हम नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल की बात कर रहे हैं। हाँ। जो मसाइल का गढ़ है। तो मसला यह है कि इन बड़े अस्पतालों को कब हम करेंगे, इसके लिए आपने देखें 2 वज़राए सेहत हैं, एक डॉक्टर अदनान है, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं अजहर कियानी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है गालिबन, और ये 4 की फौज है। अगर आपको फिर भी मशवरा सही नहीं मिल रहा तो फिर कंसल्टेंट बदल कर देख लें कि शायद कोई किस तरह से चल रहा है। अब हेल्थ और तालीम के नाम पर सबसे ज़्यादा बजट जो रखा जाता है और टैक्स की कलेक्शन भी तालीम और सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इसकी डिवीजन होती है। ना तालीम है ना सेहत है और इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत नहीं है, अद्वियात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आपकी नेग्लिजेंस जिसकी वजह से जाने चले गई, इसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। इस पर तो बिल्कुल जाहिर है आपको इसमें जो कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, आपको इस पे ये जो इंक्वायरी 7 रोज में करने की क्या जरूरत है? 7 रोज में क्या करना है आपने? क्या दिन में सब कुछ हो जाए? क्या 7 रोज में इसमें करने वाला काम है क्या? आपने लेबोरेटरी से चेक करवाना है या जो आपकी जो माहिरीन की उनका जो क्राइटेरिया होगा वो घंटों में क्यों नहीं होता? हमेशा ऐसे ही होता है कि नोटिस ले लिया और मुझे लगता है कि 1 घंटे में होए, राहो हफ्ते में होए, मुझे लगता है कि उसकी रिपोर्ट सामने तो आए ना, बिल्कुल सामने तो आनी नहीं है। हमें बताएं कौन है। अच्छा, एक और मुन्नू भाई ने सही कहा था, चोरा डाकुओं को की पूछ दे, चोरा डाकुओं का पता। सही बात है। क्या मतलब वही इंक्वायरी करेंगे? मैंने इसीलिए कहा इस पे जुडिशियल राहबरों ने गिरा है। हाँ, ऐसे तो गुजारिश ये है कि आपने अब ये तय करना है। मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के नॉलेज में लाए बगैर बहुत सारे टिकट्स जारी कर दिए जाते हैं कि फलां वाक़या पर नोटिस, फलां वाक़या पर पता नहीं उनको अभी तक, अगर आप 1 साल में देखें तो चीफ मिनिस्टर पंजाब के नोटिस की अगर हम तादाद देख लें जो कि हमारे हाथों से टिकट्स जान हुए हैं, खबरें अखबारों में छपी हुई हैं, तो वो कोई 3000 के करीब होंगे वो नोटिस। और उनमें से सीएम साहब को कितने नोटिस का पता भी नहीं होगा। उनमें से कितनों की रिपोर्ट आई, कितनों पर जो सजा और जजा को लागू किया गया, ये एक क्वेश्चन मार्क है और ये हमेशा से रहा है।
ये जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी जो हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, ये अभी नहीं हो रहा कि ब्यूरोक्रेसी चलो टिकर पूछ के जारी हुए या नहीं हुए, टीके किससे पूछकर जारी हुए? सही बात है ना, वो हमें तो जिम्मेदार इस पे आना चाहिए। मुझे तो लगता है ये भी शायद उसी तरह की वाकया के एक वाकया हुआ और उसके बाद फिर जारी कर दिया। नहीं जी, इसकी इस पे रिपोर्ट ना जीरो मुझे टॉलरेंस बताएं, होनी 7 चाहिए रोज में, 7 रोज तो मुझे बहुत बताएं ज्यादा वक्त क्या है। आपने बैरून मुल्क से टेस्ट करवाने हैं इंजेक्शन? नहीं, सवाल ये है कि आपने ये चीज बताई कि अस्पताल से अब स्टॉक उठा क्यों लिया है, 24 घंटों में परमिशन नहीं है इन इंजेक्शन को लगाने की। अच्छा, जो मैंने आपको असल वजह बताई कि उसके साथ जो पानी आता था जिसमें ये मिक्स किए जाने थे, इस पाउडर को जो इंजेक्शन बनाता है उस पे देखें, मैं जब म्यू हॉस्पिटल में था, एक रात मुझे ये रिएक्शन हो गया। एक इंजेक्शन लगाया गया मुझे, रात के कोई 12-1 बजे का टाइम था, और उसके बाद मुझे ऐसी शिवरिंग शुरू हुई, मैंने आज तक उस तरह की शिवरिंग दोबारा फील, मैंने कहा भाई गया अमर रजा तू अब कलमा पढ़ ले। और मैं कांपी जा रहा था, भाई मेरे साथ था अजहर, और वो मुझे बेचारा दबा रहा था और भाग रहा था। फिर वो एक डॉक्टर को बुला के लाया, खैर वो डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि ये हो गया, आपको रिएक्शन हुआ है, मैं आपको इंजेक्शन देता हूँ। उन्होंने एंटीडोज दी होगी उसकी कोई, तो मैं आहिस्ता 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 नॉर्मल हुआ, फिर मैं सो गया। अब मुझे बताएं कि वहाँ पे कौन किसका पुरसाने हाल है? जी, ये तो कोई सुनता भी नहीं जल्दी। ये तो अब हम तो क्योंकि वहाँ पे एक वीआईपी कंडीशन में थे, मैंने तो आपसे कहा था, वो हमें तो हर चीज़ मिल जाती थी। जिनको नहीं मिलती है वो जान से जाते हैं, और फिर उनको बेचारे को पूछने वाला कोई नहीं। उनकी गुफ्तगू भी सुनी है अस्पताल से, जो मरीजों के लवाहिकीन वहाँ पे मौजूद थे बता रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से मामले को खुद देखें और इसका बगौर जायजा लें। अस्पताल में इस तरह के मामलात, किसी की जान चले जाना, डायरेक्टली जो जिम्मेदार हैं उनका तयन करके उनको हटाया जाए, उनको अरेस्ट कराया सिर्फ जाए। हटाया ना जाए, मैंने कहा उनको अरेस्ट कराया जाए। सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई, बिल्कुल ये ऐसे ही है। मामूली वाकया ये ना हो कि वो दोबारा कहीं और हमें 2 नजर जाने आ गई रहे हैं भाई, हों। 2 ब्रेक ले जाने लेते हैं हम, और ब्रेक के 16 बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पुलिस के लिए जदीद हेलमेट और फेस शील्ड्स खरीदने का फैसला किया गया है। पुलिस 5 करोड़ 90 लाख की लागत से दिफाई सामान खरीदेगी। राव दिलशाद हुसैन साहब, देखिए, 5 करोड़ 90 लाख की लागत से तो 250 जदीद हेलमेट और 80 प्लास्टिक शील्ड्स की खरीदारी की जाएगी, और इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट भी का इजरा भी जल्द कर दिया जाएगा। देखिए, 5 करोड़ 90 लाख की लागत और पुलिस को वेल इक्विप्ड होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, तो कोई दो राहे है नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में टैक्स पेयर का खर्च होने वाला पैसा उसको रिटर्न में कैसे आता है? रिटर्न में इस तरह से आता है कि उसकी कोई कंप्लेन अगर है तो उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए, जबकि अब ये 2 पैरेलल चीज़ें हैं। कंप्लेन को एड्रेस करना जो है वो मुझे लगता है कि भूल ही चुकी हुई है पुलिस जितना मर्जी। और डॉल्फिन हमने बनाई, डॉल्फिन, पीरू, मुहाफ़िज़ और फिर इस तरह की और काफ़ी सारी फोर्सेस हैं जो बनाई गई, सिर्फ इसलिए एंटी राइट फोर्स, सिर्फ इसलिए कि लॉ एनफोर्समेंट को बेहतर बनाया जाए और इस हवाले से शिकायत कम से कम की जा सके। ख़त्म तो हो नहीं सकती, जाहिर है, कम से कम हो शिकायत, और कम से कम इसमें जो जराइम की शरह है उसको कम से कम रखा जाए। तो बदकिस्मती ये है कि अगर आप जराइम उठाकर देखें, सरकारी दस्तावेज़ात में तो मैं देखता हूँ कि वो बड़ा आइडियल लगता है, लेकिन अगर आप अखबारात रोज़ाना के उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई महफूज नहीं है। घर की दहलीज पर लुटने का सिलसिला आज भी जारी है, और उसके बाद जब FIR की बारी आती है तो फिर कहा जाता है कि चोरी की FIR करवा लें, और ये एक कॉमन है। और सबसे जो पैथेटिक परफॉर्मेंस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और मुख्तलिफ लोगों से भी बात की है, वो डॉल्फिन की है। इस वक्त डॉल्फिन को जिस मकसद के लिए हमने देखा कि शुरू में जब डॉल्फिन आई और बाज़ारों में ये इनका जो वो था गश्त करने का अंदाज, और बड़ा फ़र्क पड़ा, उससे डेटरेंस कायम हुई। लेकिन अब वो डेटरेंस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और बहुत सारे मनशियात के अड्डों के आसपास जो डॉल्फिन फोर्स है वो आपको घूमती हुई सिर्फ इसलिए नज़र आती है कि वहाँ से पैसे कैसे कलेक्ट करने हैं। तो ये बदकिस्मती है कि हम चाहते हैं कि पुलिस हमारी जदीद खतूत पर इस्तवार उसको किया जाए, वेल इक्विप्ड किया जाए, लेकिन उसके मुकाबले में जो सर्विसेज हैं वो भी उस मियार की होनी चाहिए, उसका रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। आपने डॉल्फिन का जिक्र किया तो मैं शामिल कर लेती हूँ खबर। डॉल्फिन स्क्वाड ने 1 व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करके 16 अफराद गिरफ्तार किए हैं। काम कर रहे हैं। देखिए ये मेन रोड पर अगर आपने
16 अफराद को, क्या 16 अफराद ही इस शहर में वन विलिंग करते हैं? जत्थे के जत्थे वन विलिंग करते हैं। नहीं जी, आप केनाल और पे चले जाएं, केनाल पे चले जाएं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि जितना DHA के जो ब्रॉडवेज या वहां पर जिस तरह से वन विलिंग के वाकयात हो रहे हैं, कैमरे मौजूद हैं इसके बावजूद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ज़रूर इस बात को तो हम सपोर्ट करते हैं कि हमारी पुलिस जदीद खतूत पर इस्तवार हो, लेकिन उसके मुकाबले में सर्विसेज को भी जदीद खतूत पर इस्तवार होना चाहिए। साहिल को परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए जब वो पुलिस स्टेशन जाए या कोई कंप्लेन 115 पर करे। काम है, क्योंकि हम तो अपने बचपन से यही सब कुछ देख रहे हैं। आमिर रजा खान साहब, देखिए पहली बात तो यह है कि बड़ी अच्छी खबर है कि उनको जो है दही भल्ले प्रूफ हेलमेट दिए जा रहे हैं, दही भल्ले प्रूफ जो है उनको शील्ड्स दी जा रही हैं, क्योंकि दुकानदार जो हैं जिनसे ये भत्ता लेने जाते हैं वो आगे से वो दही भल्ले जो है वो मार सकते हैं। कल मॉडल टाउन में नफीस दही भल्ले वाले के साथ यही हुआ, और वहाँ का जो SHO है अगर उसने भल्ला प्रूफ हेलमेट पहना होता और दही भल्ले प्रूफ उसकी शील्ड होती, उसके पुलिस एहलकारों के पास तो जरूरत नहीं थी और वो दही भल्ले वाले की, मॉडल टाउन वाले की, कि इनके साथ ये बात करता कि भाई मैं दोपहर को काम शुरू करूँगा तो अफ्तारी पे दूंगा। आप अब एक खतून है, आपको पता है कि अफ्तारी का इंतजाम किस वक्त शुरू किया जाता है? कम से कम घंटा 1.5 घंटा पहले। लेकिन ये भत्ताखोर पुलिस जो है ये सिर्फ भत्ता इकट्ठा करना, ये कानून ही एक आमर का दिया हुआ है, ये गलत कानून है। टेंट लगा के अंदर लोग होटलों में खा रहे हैं, और जो मुसाफिर है वो कहाँ से खाएंगे, जो बीमार है कहाँ से खाएंगे? मुझे बता दें, समझा दें इनको बात। चले ये तो दही भल्ले वाला है, ये तो एक केस सामने आ गया, मुझे तो ये बुलेट प्रूफ हेलमेट की इनको ज़रूरत नहीं है, इनको ये इस तरह के फ्रूट हेलमेट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने खुद देखा है पुलिस वालों को लेते हुए फ्रूट। इनको दही भल्ले प्रूफ कोई हेलमेट की ज़रूरत है, इनको कोई भत्ता प्रूफ हेलमेट की ज़रूरत है। और ये जिसने भाई ने जिक्र किया मनशियात फरोशों का, राहजनों का, डकैतों का, चोरों का, इनको क्या ज़रूरत है? ये किसी से झगड़ते ही नहीं है। बिल्कुल ना ये तो हमारी एक प्रोड्यूसर की गाड़ी जो है वो चोरी हुई तो एक गांव में खड़ी थी, तो कैन यू बिलीव पुलिस वाले कह रहे थे कि तेरा भाई जाए, नहीं तो अपनी प्रोड्यूसर से पूछ लेना ये बात, हम आगे नहीं जाएंगे। ये पुलिस वालों ने कहा क्या पता इसमें आपका बंदा और आपका भाई जाए, हम गाड़ी लोकेट करने नहीं जाएंगे। ये इनको तो भाई इनको टैंक दे दें ताकि ये दुकानदारों पर चढ़ाएं और उससे भत्ता वसूल करें। इनको कोई F-16 कोई इस तरह के जहाज, कोई JF-17 थंडर दे दें। इनको किस चीज की जरूरत है? ये बुलेट प्रूफ किस लिए ले रहे हैं? ये इत्तेफाक हॉस्पिटल कहाँ है? ये इनकी अपनी अमलदारी कहाँ है? हॉस्पिटल की पार्किंग है, वहां पर डॉल्फिन एहलकार जब भी मैंने देखे हैं तो मैं हंसी भी आती है कि वो आइस वालों को पकड़ा होता है और उनसे साजबाज कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल करीब मॉडल टाउन में, बिल्कुल बताइए क्या मामला। और अक्सर बेशतर यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड है, जाना रहता है वहाँ पे, इसलिए ये मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए मॉडल टाउन के SHO ने जिसने रेड की है दही भल्ले वाली दुकान पे भत्ता लेने के लिए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? बिल्कुल होनी तो चाहिए, बट स्टिल आप जितना मर्जी वेल इक्विप्ड कर ले, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। बट ये भी देखें कि आखिर जो इनका काम है प्रॉपर वो किया भी जा रहा है, नहीं किया जा रहा। और फिर ये जो मॉडल टाउन वाला वाकया, इस पर भी प्लीज नोटिस लें। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम खबर कर रहे हैं जी रावी अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से। प्रोजेक्ट्स पे काम इनके तेजी से जारी है, और चहारबाग की अगर हम बात करें तो फेज़ 1 और फेज़ 2 पे काम जो है, फेज़ 1 पे तो मुकम्मल हो गया, 2 पे तेजी से काम जारी है जी। अब ये रावी किनारे जो नया शहर आबाद किया जा रहा है, बिलाशुबा ये वक्त की अहम ज़रूरत है, और जिस तरह से इस पर काम किया जा रहा है उसको जो है ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। आमिर भाई बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो अक्सर ये हदीस मुबारक बयान करता हूँ, जब आपके शहर फैलने लगे तो साथ एक नया शहर आबाद करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है। अगर आप समझें तो ये इसमें आपकी सारी की सारी जो आप समझते हैं बल्दियात है, वो इस एक हदीस के अंदर, हदीस पाक के अंदर मौजूद है। आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं दूसरा शहर आबाद करने से होता है। रावी शहर इसका नाम रखा, रोडा ने जिस तरह से डेवलप कर रहा है उसका, चहारबाग फेज़ 1 फेज़ 2, और जो अभी तक हमारी नज़र में से जो चीज़ें गुजर रही हैं उससे तो लग रहा है कि इससे
सिर्फ वहां के रहने वालों को फायदा नहीं होगा, बल्कि इस तरफ जो लाहौर शहर के अंदर रह रहे होंगे उनकी इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा। वेल प्लान्ड सिटी है। आप देखिए कि जिस तरह से दरिया को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उसको रिवाइव किया जाएगा, उसमें पानी जो है उसकी मकदार को देखा जाएगा, उसमें बहुत सारे जो नए समझें कि बाग बनाए जाएंगे, जो पार्क्स बनेंगे, जो दरख्त लगेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें आर्टिफिशियल दरख्त कम हैं और वो दरख्त जो कि बाहर से मंगवाए जाते हैं वो कम है। देसी माहौल जो है उसको जरा किया जाएगा और झीलें बनाई जाएंगी। बिल्कुल, जो इजाफी पानी है, जो बारिशों का पानी है, उससे जो झीलें बनेंगी तो आप समझे कि आपके अपने शहर का वाटर लेवल जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो हमें भी वो अप होगा। तो ये फायदा ही फायदा, लाहौर शहर के लोगों को भी फायदा है इसके बनने का। एक तो जो आबादी का फैलाव हर तरफ लाहौर पहुंच गया है, इधर से कसूर पहुंच गया, उधर से शेखुपुरा पहुंच गया है, उसको एक रोक लगेगी, एक नया शहर इसके दरमियान में रावी के दूसरे कोने पे आबाद होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये लाहौरियों के लिए भी अच्छी खबर है, और जो इस नए शहर में रहेंगे अल्लाह ताला उनको भी रहना, आपको भी मुबारक करे। आपका प्लॉट है अल्लाह करे। हाँ, तो मैं तो खुश होता हूँ। चलें, ये एक अच्छी बात है कि एक नया शहर डेवलप किया जा रहा है और जदीद खतूत पे डेवलप किया जा रहा है। उस तरह से बेहंगम फैलाव नहीं है जिस तरह से हमारे शहर को बर्बाद कर दिया। अब आपने हमारे प्लॉट की बात कर ली तो अज़मा बुखारी साहिबा ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, आमिर भाई ने तो मुझे मुबारकबाद भी दे दी रूडा में प्लॉट की। प्रोसेस में तो ऑब्वियसली वो है, अब उसके मीटिंग चल रही है, इंक्वायरी कमेटी बना दो ताकि फैसला ही ना है, कमेटी खेलती। वैसे ट्रेंड यही है कि जिस काम को नहीं करना उस पर कमेटी बना दो, लेकिन वो फिलहाल जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन इस पर बैठ रही है, सिटिंग्स इस पर हो रही हैं। इसके जो 70 करोड़ या कितने वो पेमेंट है उसकी वो अदायगी जो ही होती है तो उसके बाद फिर वो उसकी एग्जीक्यूशन में शुरू, होप फॉर द बेस्ट। जाहिर है वो रूडा नहीं करनी है, रूडा कोई पैसे जानने। तो नए शहर की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, ये मजमूई तौर पर 1,02,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये शहर था, और ये इसकी जो विड्थ है 46 किलोमीटर की है, साइफन से मराका तक 1 किलोमीटर इसकी विड्थ होगी और लेंथ इसकी 46 किलोमीटर है। और ये झील, अगर आप ये झील जो जिसकी आमिर भी बात भी कर रहे हैं, अगर आने वाले 4 से 5 सालों में या मैक्सिमम 10 सालों में अगर आप नहीं बनाते तो आपको कराची मॉडल पर जाना पड़ेगा पानी के लिए। आपको अपने घर का इस्तेमाल का जो पानी है लाहौरियों को वो मुयस्सर नहीं होगा, टैंकर से पानी आपको लेना पड़ेगा। एक बिल्डिंग में टैंक खड़ा होकर खत्म हो गया तो जिनके इस्तेमाल के लिए वो पूरा, उसके बाद वो जब अल्लाह ना करे। अच्छा, ये वो वाटर स्केर्सिटी की ये सूरत गैस नहीं आ रही थी तो इतने परेशान। अच्छा, गुजारिश ये है कि वाटर टेबल को इम्प्रूव करने के लिए वाटर रिजर्वायर जो कि आज से 25 साल पहले बनना चाहिए था, जब ये 1993 में पहली मरतबा इस पर बात हुई थी, दर हकीकत इसको उसी वक्त शुरू होना चाहिए था। अगर ये उसी वक्त शुरू होता जबकि नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, तो तब अगर ये शुरू होता तो आज ये बहुत हद तक एक डेवलप्ड शहर बन चुका होता। और खुदरो आबादियाँ जो जिस तरह से जिन्होंने लाहौर शहर को खुदरो आबादियाँ ने नुकसान पहुँचाया है, शायद वो आज लाहौर के एनवायरनमेंट का वो हाल ना होता। बेहंगम आबादियाँ, अनप्लैंड सीवरेज के मसाइल छोड़ के जाने वाली जो आबादी, नवाज शरीफ साहब खुद भी विजिट भी करके आए 1900 के साथ, फिर तो उसके बाद अच्छा उस 1957 में दोबारा इस पे वर्किंग हुई, फिर रह गया, फिर 2013-14 में इस पे वर्किंग का आगाज हुआ। लेकिन अब अल्लाह करे कि ये सिलसिला रुके ना। 97 वाली जो मीटिंग हुई थी ना शाही किला में, उसमें मैं मौजूद था, चंद लोग थे जिनको बुलाया गया था, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। और नवाज शरीफ साहब बड़े पुरजोश थे उस वक्त मीटिंग के अंदर, शाही किला के अंदर ही मीटिंग, उन्होंने एक दीवान ख़ास में जाने आम कोई जगह थी उसके अंदर उन्होंने रखी थी, और वहाँ पे वो बड़े पुरजोश थे कि मैं लाहौर के वाटर टेबल को ऊपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं तालाब बनाने लगा हूँ, 4 कोनों पे 4 बड़े तालाब बनाने लगा हूँ जहाँ से वाटर लेवल जाओ। वो पूरी ब्रीफिंग दी गई, फिर उन्होंने बड़े पुरजोश थे, बड़ा उन्होंने तकरीर की। हम उस ज़माने में खबरें अखबार में हुआ करते थे, तो बड़ा वो उनका ये ड्रीम है कि लाहौर में पानी का मसला आने वाले कई 100 साल तक जो है वो हल हो जाए। दरिया के किनारे आबाद शहर है और चनाब से निकलने वाली नहर इसको क्रॉस करती है। ये जो हमारी कैनाल है ये चनाब का पानी है, इसके बावजूद आपका वाटर लेवल जो है आए रोज़ गिरता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, एक तरफ साइफन है, नहर है भी है, तो मुझे आप बताएं इसका वाटर टेबल तो नीचे जाने ही नहीं चाहिए। बाद और भी है, अगर इसकी एग्जीक्यूशन
अल्लाह करे कि आने वाले 3-4 सालों में इसका एटलीस्ट फेज़ 1 जो है वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जाए, वो मिशन अकम्पलिश्ड हो, आगे बात बढ़ेगी। उसके बाद इसका जो फेज़ निकलेगा इसमें 3 ब्राजेस भी हैं जो आपकी बिजली की ज़रूरत भी पूरी करेंगे, और फिर इस शहर में जो टोटल जो प्लान की गई है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, फिर इसका 35%, 30 to 35%, 25 से 35% एरिया जो है वो ग्रीन रखा गया है। अब उसके बाद ब्राउन एरिया है, फिर उसमें इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसकी जो डिवीजन है बज़ाहिर जो हम दस्तावेजात में देखते हैं वो तो आपके फ्यूचर के हवाले से बड़ी परफेक्ट है, आपके इन्वायरमेंट को काउंटर करने के लिए बड़ी चलें जी, अल्लाह करे कि ये अनानु प्लाट लग रहे हैं कि नहीं। मैंने तो ये पहले ही कहा, आपने तो मुबारकबाद भी दे दी। राव साहब को कोशिशें तेज करनी चाहिए। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर फखर है जी, और मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया सब लोगों की हिस्सेदारी है, लगन मुश्तरका कोशिशों से इस अहम टूर्नामेंट क्रिकेट के शायकीन के लिए इसको तारीखी बनाया गया है। राउत साहब, देखिए इससे बड़ी खुशाइन बात क्या हो सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनकाद तमाम तर साजिशों के बावजूद, जो कि हमारे पड़ोस से नित नई साजिशें, कभी तराने की शक्ल में, कभी किसी और रंग में, कभी जर्सी के ऊपर नाम के मामले पर, कभी ट्रैवल नहीं करेंगे, आईसीसी की तमाम तर जो यकतरफा जो नजर आया है, आईसीसी के तमाम वो डिसीजंस जो कि सिर्फ एक टीम को जिसने फेवर किया है, लेकिन हम उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि चलें आपने एक कामयाब इनकाद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र है कि आपके 3 शहरों में इंटरनेशनल क्रिकेट की बाकायदा वापसी हुई है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स के बाद जो रिकग्निशन है वो ज़्यादा मैटर करेगी। और आइंदा अब 2031 तक का जो FTP है यानी फ्यूचर टूर प्रोग्राम, वो तो उसके बाद 2031 के बाद जो इवेंट्स आएंगे उसमें फिर अल्लाह करेगा कि इसी इवेंट की बुनियाद पर मुकम्मल जो बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे बहुत जल्द। तो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी है, उसके लिए आपको आपकी क्रिकेट को भी ठीक करना है। जो इंतजामात हमने देखे स्टेडियम्स की कलील मुद्दत में, जिस तरह से रेनोवेशन हुई, और रेनोवेशन क्या नए सिरे से स्टेडियम खड़े करने पड़े आपको, और जिसमें लाहौर कराची पिंडी का स्टेडियम आपने देखा कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती माजी में, कि इतनी कलील मुद्दत में इतने इंतजामात किए गए। और अब उन इंतजामात पर ज़ाहिर है चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया है सूबाई हुकूमतों का, जिन्होंने सिक्योरिटी के जैसे चैलेंजेस से निपटा। और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे नबर्द आजमा हुई हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और पंजाब हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तीनों हुकूमतों ने मिलकर ये पाकिस्तान के लिए काम किया गया है, जिसका ये कामयाबी हम सब की कामयाबी है, ये PCB की कामयाबी नहीं है, ये हम सब की कामयाबी है। और अल्लाह करे कि ये एक दूसरे से मुआवनत का सिलसिला, ये एक दूसरे की मुआवनत करने का ये सिलसिला बढ़ता चला जाए। और आगे PSL है, PSL 4 शहरों में होने जा रहा है। तो अब आपको तैयारी करनी है फ्यूचर की, और अगले 5 सालों में ना सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस तरह का इंटरनेशनल लेवल का बनाएं, बल्कि जो PSL आपका है उसको, आपके पास वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कि आप सेल कर सकते हैं दुनिया में, और उसको सेल होना भी चाहिए, जाहिर है PSL एक ब्रांड है। तो उसके लिए आपको अपने स्टेडियम्स को भी इसी तरह से मज़ीद उन पर भी काम करने की ज़रूरत है। अब पेशावर का अरबाब न्याज़ स्टेडियम फिर से रेनोवेट हुआ, इसी तरह से दीगर शहरों में टेस्ट ग्राउंड्स आपकी हैं, बहुत सारे शहरों में टेस्ट 12 से 13 आपके टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जो कि खस्ता हाली का शिकार है। अब मेरा ख्याल है अब आपको उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर आपको अपनी टीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर टीम आपने ठीक करनी है, एक कुलिया बता दूं, मैं चूँकि क्रिकेट खेलता रहा हूँ, अगर जिस प्लेयर ने 4 डे क्रिकेट नहीं खेलनी ना, उसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो शॉर्ट फॉर्मेट हो, वाइट बॉल फॉर्मेट हो या रेड बॉल, उसको कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेले। हमारे स्टार्स की अना की वजह से, अना यूसुफ, ये हालात हमारे हुए हैं जो हमें क्रिकेट की वजह से, बाकी सब कुछ ठीक था
लेकिन जो क्रिकेट टीम को खुशियां देनी चाहिए थी वो बदकिस्मती से हमारे आमिर भाई एग्री करते हैं राव साहब की बात से? बिल्कुल, मैं तो हमेशा एग्री करता हूँ। आपने आज अगर चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस हुई है इंडियन टीम, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसमें तमाम, चाहे उनका मतलब कोहली है, रोहित शर्मा है, हो नहीं सकता वो कहीं जगह जाकर T20 का कोई BPL या वो इस तरह की चीज खेलता हो। वो आपने उनकी सिलेक्शन ही वहां से होती है। और अगर आप भी अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ आप उसको नथी कर दें तो दो फायदे होंगे। एक तो आपके प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी, अच्छा। दूसरा जो बच्चे उनके सामने खेल रहे होंगे उनको इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ खेलने से मजीद उनके काम में निखार आएगा। एक चीज ऐड करवा दें प्लीज, क्लब क्रिकेट में आपके इंटरनेशनल प्लेयर ने जाना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। क्लब क्रिकेट खेलता है नहीं। क्लब क्रिकेट एक ऐसी नर्सरी होती है, डोमेस्टिक तो खिलाए ना, जो कि होती नहीं। डोमेस्टिक तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट पैटर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट प्लेयर के लिए 5 क्लब के मैच सीजन में मैंडेटरी हैं। अगर वो अवेलेबल है, दुनिया में यही सिलसिला है, ये सिस्टम जब तक आप नहीं लाएंगे। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट, हमारे दौर में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो 180-85 क्लब थी जो स्क्वीज होकर अब महज मेरा नहीं, हमने ये क्लब क्रिकेट जो है ये सलमान को, सलमान ये को, सारे ये इंजमाम को, इवन मैंने तो खैर जवेद मियादाद को भी क्लब क्रिकेट खेलते, इंजमामुल हक, ये सारे क्लब, सारे इसमें इंजमाम का नाम लिया मैंने, और ये सारे खेलते थे। वसीम अकरम खेलते थे। एग्जैक्टली, ये आप जो आपके बड़े नाम हैं। 4 ग्राउंड थी, मिंटो पार्क, एमए कॉलेज की ग्राउंड और ये बाबा ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये नर्सरियां थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लब्स थे। हमने किया क्या कि हमने पार्क्स बनाई, कार्सन की ग्राउंड आज भी है। अच्छा, हमने किया क्या कि इन ग्राउंड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल क्रिकेट से कमाया गया पैसा क्रिकेट पर खर्च नहीं किया गया माजी में। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो क्रिकेट पर खर्च होगा। आपको क्लब क्रिकेट, मैंने आमिर सुहेल का एक दफा इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि 1983-84 में वजीर अली लीग हुआ करती थी, वो लीग डिसाइड कर देती थी कि किसने पाकिस्तान खेलना है। और आज क्लब क्रिकेट के बाद, क्लब क्रिकेट कराने के लिए जोन्स के पास पैसा ही नहीं है। और ऊपर जोन के पास पैसा ही नहीं है तो जोन के पास पैसा कहां से आना था? जोन्स के पास जोन, जो जितने जोन थे उनके पास पैसा कहां से आता था? अब वो पता है गेट मनी में से उनको शेयर मिलता था। बिल्कुल शेयर मिलता अब नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं है। अब आप ग्राउंड की आप सिर्फ मॉडल टाउन में क्रिकेट आ गई। अब सिर्फ मॉडल टाउन इस वैसे तो आप अगर आज भी अगर आप क्रिकेट के साथ संजीदा हैं तो खुदारा 3 जोन्स हैं, 3 जोन्स की आप 10-10 टीम्स बना के एक ऐसी, अभी ये सीजन है, लीग कराएं। आपको किसी लड़के की सिफारिश की जरूरत नहीं रह जाएगी। जब हर लड़का खेलेगा, हर लड़का का वो पॉइंट स्कोरिंग उसके सामने होगा पॉइंट उसका, और कोई वजह नहीं है कि आपकी टीम अगले 1-2 सालों में खड़ी ना हो। आपके पास अंडर 15, लेकिन यही सूरत आ रही है, स्टारिज्म रहा तो मेरा ख्याल है ये टीम खड़ी नहीं होगी अपने पैरों पे। ये ऐसे ही हम भी बोल के चले जाएंगे, हम लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन इस पे असर कोई नहीं होता जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे। जैसे आप क्लब क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे, आप जोन्स के पास पैसा नहीं देंगे, ग्राउंड्स को दोबारा डेवलप नहीं करेंगे, आप एक अच्छी टीम नहीं बना सकते। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने ये चीजें साबित कर दी। ग्राउंड में पैसे देने के लिए नहीं होते। आपकी अफगानिस्तान की टीम जो है, अफगानिस्तान की टीम जो है वो आपसे क्यों बेहतर है? वहां तो इतने अच्छे स्टेडियम नहीं है। ऐसे है वहां आपकी टीम अच्छी क्यों है? क्योंकि वो क्लब ये तमाम बाकी चेंजेस लेकर आनी होंगी अगर आप अपने क्रिकेट को बहाल करना चाहते हैं असल मकसद में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त का। नाज़रीन, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अक्सर हम चीज़ें आपको गाइड करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपकी हिफाजत के लिए आपसे शेयर करते रहते हैं। अक्सर हम आपको कहते हैं रोड पे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले आपकी अपनी जान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोटरवे पर सफ़र करने वालों के लिए कुछ खबरें हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मोटरवे पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो पहले ही स्पीड लिमिट कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, इस पर फाइन्स किए जाते थे। बट अब जो है जी FIR का इंदराज होगा और अगर आप स्पीड लिमिट ज्यादा करते हैं तो सीधा जेल पहुंचेंगे। अब ये फैसला क्यों किया? क्या इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या हैं? क्या बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे? क्या इससे बहुत ज्यादा नुकसानात हो रहे थे, एक्सीडेंट्स हो रहे थे? एक चीज तो कंफर्म है, अगर आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहते हैं, आप चाहे मोटरवे पर हैं, आप चाहे शहर के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्पीड को कंट्रोल रखें। जहाँ कहीं पे भी जाना है, अक्सर मैं भी दफ्तर से लेट हो जाती हूँ पर मैं कहती हूँ कि ये काम नहीं करना जी, स्पीड कंट्रोल रखनी है, दफ्तर थोड़ा लेट पहुँच जाए, थोड़ा सा टाइम हम मैनेज कर लेंगे। बट आपने जहाँ कहीं पे भी जाना है अपने टाइम को मैनेज करके निकलें। और ये चीज़ें अगर
की जाती हैं तो आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती हैं, अब कोई बचेगा नहीं। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। शहबाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस हैं, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोटरवे पे सफ़र करने वालों को तो हमने खबरदार भी कह दिया है, होशियार भी कह दिया है, बट ये फैसला क्यों किया गया, क्या मुहर्रिकात थे इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको मैं क्लियर कर दूं। बेसिकली नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जो बेसिक हमारा जो एक ड्यूटी आप समझ लें, वो है सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, सेफ्टी ऑफ द रोड यूज़र्स जो ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसे रूल्स को हम इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच सकें। अनफॉर्चुनेटली जब से हमारे यहाँ मोटरवेज बनी है तो साथ ये ओवर स्पीडिंग का ट्रेंड भी इंक्रीज़ हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में तो उसको 1/3 जो है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है। द रीज़न इज़ बिहाइंड के टाइम इश्यूज होते हैं, जैसे अभी आपने कहा जी कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, अच्छा, में हरी में भी करते हैं। मैंने खुद भी मोटरवे पे सफर किया ना, तो ऐਵੇਂ ही बिला वजह रेस लगा लेते हैं, पता नहीं क्यों। एग्जैक्टली लाइक अपनी अगर वो रूटीन में होंगे तो शायद उनको जल्दी ना हो, लेकिन जैसे वो रोड पे आते हैं तो उन्हें शायद सारे काम याद आ जाते हैं। तो ओवर स्पीडिंग जो एक इट्स ए मेजर फैक्टर एंड इट्स ए लीथल फैक्टर दैट अल्टीमेटली कल्मिनेट्स ऑन द हॉरिबल एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट्स। तो ये इंक्रीज फैटल एक्सीडेंट्स की वजह से और जितने भी हमारा ये जानी नुकसान हुआ है रोड यूज़र्स का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और इसकी डेटरेंस क्रिएट करने के लिए हमने एफआईआर के अंदर आज का सिलसिला शुरू किया है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जुर्मानों की हद तक जब तक रहे तो ये मामला कंट्रोल नहीं था, इसीलिए ये एक्सट्रीम डिसीजन लेना पड़ा। एग्जैक्टली देखिए, जो फाइन्स होते हैं ना, फाइन्स जो इससे पहले आज से 3-4 साल पहले हमारे जो मोटरवेज के फाइन्स थे वही थे जो जब से ये डिपार्टमेंट बना था उसमें कोई चेंज नहीं थी आई। फिर हमने इसको इंक्रीज़ किया, लेजिस्लेशन हुई, उसको इंक्रीज़ किया सो डैट के हाईवेज के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर मोटरवे पुलिस की डेटरेंस और लॉ अबाइडिंगनेस की जो स्पिरिट है वो लोगों के अंदर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द रिसेंट कॉन्टेस्ट ऑफ यू कैन से कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, लाइक जैसे एसयूवीज आई हैं नई गाड़ियाँ, तो वो जो स्पीडिंग का ट्रेंड है ना, जस्ट इन ऑर्डर टू चेक देयर व्हीकल स्ट्रेंथ they use over speeding tactics and other things. तो अल्टीमेटली वो फिर एक्सीडेंट्स का बाइस बनती थी। रीज़न क्या है कि जब आप ओवर स्पीड होते हैं तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो जाता है और जो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो एक्सटेंड हो जाता है। लाइक अगर उसको वो परसीव कर रहा है कि उसके फ्रंट पे डेंजर है तो ही हैज़ वेरी शॉर्ट टाइम टू स्टॉप हिज व्हीकल। तो अगर आप कंट्रोल स्पीड पे हैं, लाइक 120 पे हैं, तो वो आपको इनफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है रोड की कि आपकी गाड़ी उस पॉइंट से पहले रुक जाए। लेकिन जब आप ओवर स्पीड है तो गाड़ी का जो इनर्शिया है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो रेजिस्ट करती है उसको रोकने में और अल्टीमेटली आपका कोलिजन हो जाता है अगली गाड़ी के साथ। शहबाज साहब, मुझे ये बताइएगा, रूटीन में कितने वाकयात ओवर स्पीड के हो रहे थे इस फैसले से पहले? एक रफ आइडिया अगर आप शेयर करना चाहे तो कितने वाकयात हो रहे थे? नहीं, वाकयात इसमें हुए हैं, उसमें देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। आप ओवर स्पीड हैं, आर यू श्योर कि आपके टायर 100% फिट है? बहुत बट टायर आप नए भी हैं ना, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और टायर ब्रस्ट हो गया है, हाउ कैन यू हैंडल योर व्हीकल? बिल्कुल। ओवर स्पीडिंग का जो सबसे जो डेंजरस फैक्टर है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल है। ड्राइवर अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रख सकता और अगर अल्लाह ना करे कि उसके सामने कोई ऐसा डेंजर आता है और वो उस डेंजर को अवॉइड करने के लिए गाड़ी को कट करवाता है तो गाड़ी अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी खो देती है, रोल ओवर हो जाती है। ठीक है, अगर वो किसी से कोलाइड नहीं भी करती तो वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, रोल ओवर हो जाती है और अल्टीमेटली फैटेलिटीज या सिवियर इंजरीज उसकी वजह से होती हैं। तो ये चीज़ें थी, हमने ये इनको सामने रखते हुए हमारे आईजी जनाब रिफत मुख्तार राजा साहब ने ये डिसीजन लिया और इसको इम्प्लीमेंट किया और ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इस इंक्रीजिंग ट्रेंड को हम कैसे डिक्लाइन की तरफ लेके आएंगे और किस तरह हम अपनी इन्फोर्समेंट। आपके पास मॉनिटरिंग का क्या मेथड है? क्या कोई भी नहीं बच सकता? एक भी गाड़ी ओवर स्पीड, अब इतनी सारी गाड़ियाँ होती है ना मोटर, ये एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल एक ये प्रैक्टिस है कि यू
कांट चेक ईच एंड एवरी व्हीकल। ऑब्वियसली आपने उसमें से रैंडमली व्हीकल्स को आपने चेक करना है, उनको ओवर स्पीड पे आपने फाइन्स करने हैं, सो डैट के ये मैसेज उन तमाम लोगों तक भी चला जाए जो अनचेक्ड चले गए हैं। ठीक है ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कैमराज इंस्टॉल कर रहे हैं। हम नाइट को भी, हम पहले तो डे टाइम था, अब हम नाइट को भी ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी हमने नाइट को भी हम चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम मजीद बढ़ाएंगे इस सिलसिले। अब तक कितनी FIR दर्ज हो चुकी है? पूरे पाकिस्तान में तो शायद मुझे इतना आइडिया नहीं है, हुई है, लेकिन जो हमारे रीजन में है ना, मोर देन 20 FIRs वो हम दे चुके हैं, M2 पे, M3 पे, M5 पे और लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। स्पीड लिमिट कितनी अलाउ है आपको, और कितनी स्पीड लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो FIR? जी 120 किलोमीटर पर आवर ये स्टैंडर्ड स्पीड है, और ये वो स्पीड है जिसके ऊपर आप इजीली अपनी गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं बिफोर कोलाइडिंग एनी डेंजर। और जब आप 120 से क्रॉस करते हैं फिर आपको टिकट इशू होता है ओवर स्पीडिंग का। बट व्हेन यू क्रॉस 150 दैट्स कॉल्ड द हाइपर ओवर स्पीडिंग, और उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक्सीडेंट की। तो जब वो 150 को जो क्रॉस करेगा उसको फाइन भी डबल होगा और FIR भी होगी और उसकी गाड़ी भी बंद होगी। अभी जो FIR का इंदराज हुआ, क्या सारे मर्द हजराती मेल ड्राइवर्स थे? जी मोस्टली मेल ड्राइवर्स ही हैं। सही। लेडीज इतना ओवर स्पीडिंग पे इतना नहीं है उनका, वो तो बड़ी एहतियात से चलाती है। जो मेल्स है मोस्टली वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें ओवर स्पीडिंग। सही। अच्छा, एज वाला बड़ा फैक्टर है। शहर के अंदर तो हम देखते हैं कम उम्र ड्राइवर्स भी होते हैं, तो क्या मोटरवे पे भी ये चीजें आपने देखी कि कम उम्र ड्राइवर भी अपीयर होते हैं? जी, दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि जो यंग जुवेनाइल ड्राइवर्स हैं उनमें भी ये ट्रेंड होता है कि वो गाड़ी को थ्रिल के पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसको चलाते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है। हम अपने टोल प्लाजास पे ब्रीफिंग ऑफिसर्स को पॉइंट किए कि वो जहाँ कहीं पे भी किसी ड्राइवर को ऑब्जर्व करते हैं जो यंग एज में है, फर्स्ट दे सीक देयर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है तो उसको हम फर्दर ब्रीफ करते हैं कि आपने हाईवेज इसको मोटरवेज के ऊपर गाड़ी कैसे चलानी है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है इसमें ओवर स्पीडिंग के एक्सीडेंट, वो है एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक वेदर है, रेनी वेदर है, आंधी है, आपकी विजिबिलिटी नहीं है, फोग है, तो ये फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर बारिश में आप ओवर स्पीडिंग करते हैं यू डेफिनेटली, अगर आप कहीं पे ब्रेक लगानी पड़ती है, आपके पास वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी आपकी तब भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये भी फैक्टर्स हैं। हम आपके फैसले को तो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बीइंग ए ड्राइवर अगर आप मेरी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है, और मुझे फिर कवानीन को फॉलो करना ही करना है। बट मुझे ये लगता है कि हमें मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म करना है। इस प्रोग्राम के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि अगर उन्हें मोटरवे पे जाना है तो अब स्पीड कंट्रोल रखनी है। तो आपका कोई प्लेटफॉर्म, कोई सोशल मीडिया हैंडलर जहां से आप मैक्सिमम लोगों तक की मैसेज पहुंचा जी सकें? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम मोटरवे पुलिस जब भी कोई कैंपेन इनिशिएट करती है या जो किस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं। वी फर्स्ट हैव टू अवेयर द रोड यूजर्स, देन वी इम्प्लीमेंट आवर लॉ। ये सबसे पहले चीज़ है। जब लोगों को पता नहीं होगा कि यार ये अभी ये सिलसिला चल रहा है या अभी ये टेंडेंसी चल रही है, अभी फाइन्स की बजाय FIRs हो रही हैं, तो वो डेफिनेटली दे मस्ट रिस्ट्रेन देमसेल्फ फ्रॉम सच अनलॉफुल एक्टिविटीज़। हम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया को इंगेज किया हुआ है, और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर हम सोशल मीडिया के थ्रू हमने मैसेजेस भी हम कन्वे करते हैं, लाइक, और प्रिंट मीडिया के थ्रू हम तमाम जितने मेजर चैनल्स हैं उनके थ्रू भी हम ये क्योंकि मकसद ये है ना कि मैक्सिमम लोगों को बताया भी जा सके। अच्छा जी, FIR का अंदराज हो गया। हमारे यहाँ तो नॉर्मली ये होता है कि जी आप जमानत कराए, बाहर आ गए, दोबारा मोटरवे पे आए। कुछ लोग आदी होते हैं, एक सिग्नल तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, ऐसे भी हमने लोग देखे। सो अगेन अगर कोई रिपीट कर रहा है ये सब कुछ, तो फिर क्या होगा? देखिए, बाहर के ममालिक में तो ये होता है ना कि जब आप रिपीटेड ऑफेंसेस करते हैं तो आपकी एक रिपोजिटरी है, इसमें तमाम का डाटा है, रिकॉर्ड है, ईच एंड एवरी जो ड्राइवर है, इंडिविजुअल है, तो वो फिर उनकी इंश्योरेंस का इशू होता है, उनकी पॉइंट्स की डिटेक्शन होती है, लाइसेंसेस की। हम भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं जिसमें तमाम का डाटाबेस हमारे पास होगा, और जो इस तरह की सिवियर वायलेशन में इन्वॉल्व होगा
उसकी लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए और उसकी जो भी पॉसिबल इश्यूज उसके लिए क्रिएट कर सकेंगे वो हम करेंगे, सो डैट कि वो इस अपनी हैबिट से वो बाज आ जाए। सही सही। तो उसके लिए वो भी हम हमारी इसमें जो कमिंग पॉलिसीज है उसमें ये चीज भी है। शहबाज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मोटरवे पे सफर करने वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस जिन पे जीरो टॉलरेंस है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो भी ड्राइवर मोटरवे पे जा रहा है उसको इन चीजों को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उसके लिए मैं राइट फ्रॉम स्टार्ट, आप अपने घर से जब स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट यू हैव टू चेक योर व्हीकल। आप अपने व्हीकल की फिटनेस देखेंगे टायर्स की कंडीशन इस काबिल है कि ये 120 के ऊपर ये ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने जब आप मोटरवे के AOR में आप एंटर होते हैं तो सीट बेल्ट सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे और कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो वो जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं गाड़ी के अंदर, लाइक एयर बैग्स हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे और फिर ये आपकी वैसे भी आपको जो इम्पैक्ट होता है क्रैश का उससे बचाती है ये जो सीट बेल्ट होती है। सेकेंडली प्रॉपर लेन यूजेज, देखिए 3 लेन मोटरवे है। फर्स्ट लेन है हैवी ट्रैफिक के लिए एंड सेकंड लेन जो है वो कार्स, SUVs, जीप्स के लिए है एंड द थर्ड लेन फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरटेकिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग हमारे थर्ड लेन में कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग करते हैं एंड दे सपोज टू that it's their right to travel in the third lane, but ये against the law है और ये वायलेशन है। तो मैं आपके चैनल के तौर से तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ आप रोड के ऊपर रहेंगे, अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, अपनी लेन में चलेंगे, ठीक है, और अपने आप को अलर्ट रखेंगे, किसी डिस्ट्रैक्शन में लाइक मोबाइल है या किसी और डिस्ट्रैक्शन से आप अवॉइड करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप एक महफूज और आरामदेह सफ़र को इंजॉय करेंगे। अदरवाइज अगर आप जब किसी ओवर स्पीडिंग में या इस तरह की वायलेशन में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंसिडेंट की बढ़ जाती है। मोबाइल फोन अगर आप यूज करें जुर्माना होगा, सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहनी जुर्माना होगा, अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं उस पर तो FIR होगी। सो ये चीजें आपके ही महफूज सफर के लिए यकीनी बनाई जाती हैं। कुछ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अक्सर कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो जाती हैं, कार खराब हो गई, किसी के साथ कोई परेशानी होगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, तो मोटरवे पुलिस के पास ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं कि आप सफर करने वालों को बिल्कुल आप इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली तो अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है या कोई इशू आ गया तो वो मोबाइल वर्कशॉप्स है और इवन हमारे जो पेट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं दे देमसेल्व्स हेल्प इन चेंजिंग द टायर। और क्योंकि हमारी जो पुलिसिंग है ना ये प्योरली पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड पुलिसिंग है और इसमें हम फाइन्स भी करते हैं। देखें रोड्स के ऊपर हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसके पैरेलल हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं, जो हमारी एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है मोटरवे पुलिस की, कि हम एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस रोड यूजर्स को तब तक उनकी हेल्प करते हैं जब तक उनका प्रॉब्लम हल नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जो और भी लाइक किसी को मेडिक्स की ज़रूरत है, लाइक कोई पेशेंट है, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें किसी को हार्ट का इशू हुआ है, किसी को किसी चीज़ का इशू है, तो हमारे पास प्रॉम्प्ट रिस्पांस के लिए एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और एम्बुलेंसेस हर इंटरचेंज पे मौजूद है। इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट, तो वो फौरी तौर पे वो वहाँ पे पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटीज़ हम रोड यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। सही। स्पीड गन आपकी कैसे काम करती है, उस पर रोशनी डाल दीजिएगा। इट्स बेसिकली लेजर गन और इसकी रेंज होती है डिफरेंट, लाइक 1 किलोमीटर तक या 1 से 1.5 रेंज होती है। वो लेजर डॉट होता है, जो हम फायर करते हैं तो लेजर डॉट उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करता है और उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। सही। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर वो हमने एक फिक्स रखा है, 120 स्पीड लिमिट तक है तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करती, लेकिन जैसे 120 से ऊपर कोई गाड़ी क्लिक होती है उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब हम फाइन करते हैं रोड यूजर को तो कहते हैं भाई मैं ओवर स्पीड नहीं था, मेरी तो स्पीड इतनी थी, देन हम उनको वो वीडियो शो करते हैं कि दिस इज द एविडेंस ऑफ योर ओवर स्पीडिंग। सही। मोटरवे पे जो सफर कर रहे हैं लोग, कितना जरूरी है कि उनके पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो क्या इस पे भी जुर्माना होता है?
जी बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस का जुर्माना, देखिए बेसिकली ये परमिट है, आप उस परमिट के बगैर एक चीज़ आपको चलानी अलाउ ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट है यहाँ पे मामला कि इस चीज़ पे सख्ती रखने की ज़रूरत है। आप कहीं पे भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपकी जो सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपका लाइसेंस होता है। इट्स वेरी हार्ड टू गेट द लाइसेंस इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, आफ्टर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में वो आपको लाइसेंस मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और लाइसेंस आपको इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट आपको लीगल कवर भी प्रोवाइड करता है। नो डाउट। इफ यू डोंट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है तो वो आपके लिए फिर एक एज होता है। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज तो हमने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी सर्विस यहाँ पे गुजारी है, मैं तमाम नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि इंसानी जान बहुत कीमती है, आपकी अपनी जान बहुत कीमती है, आपकी ना सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी फैमिली और आपके बच्चों के लिए। डोंट पुट योर लाइफ इन डेंजर जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्रिल, और इफ़ यू आर इन ए हरी और किसी भी रीज़न की वजह से है। अपने टाइम को मैनेज करें, बिफोर टाइम आप निकलें अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और अपने आप को एक सिक्योर वे में लेके चलें। सिक्योर वे इन दैट सेंस कि आप खुद भी सिक्योर रहें और दूसरों को भी सिक्योर रखें। अल्लाह ना करे अगर आप ओवर स्पीडिंग है तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके इर्द गिर्द दूसरे सफ़र करने वालों को नुकसान होगा। तो मेरी आप फिर दोबारा यही मेरी गुजारिश है कि रूल्स को फॉलो करें। रोड सेफ्टी जितने भी हमारे मैसेजेस हैं आप उनको गौर से सुने, उसके बारे में आप उस पर अमल करें, सो डैट के आपकी हिफाजत को हम यकीनी बना सकें सफ़र के दौरान। और ये टू वे है ना, मतलब अगर आपके लिए काम किया जा रहा है तो जब तक आप साथ जो है ताउन नहीं करेंगे ये चीजें यकीनी नहीं बनाई जा सकती। बाकी अगर आप फिर कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर तो बचना मुश्किल है, फिर FIR भी होगी, फिर जुर्माने भी होंगे। तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि आपको कवानीन का पाबंद बनाएं, आपको महफूज सफर के लिए आपका महफूज सफर जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तो ना सिर्फ ये नहीं कि अब मोटरवे पे ये सब कुछ है तो मोटरवे पे आपको शहर के अंदर भी महफूज ड्राइविंग करनी है, क्योंकि समटाइम आपकी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अलमिया होता है। सो इन चीज़ों को इंश्योर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज की हमारी मेहमान जब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी, बहुत हैरान कुन और सिनफ़े नाजुक से मुतल्लिक जो बातें की जाती हैं उनको बिल्कुल ही उन्होंने उल्ट कर दिखाया है। ट्रायथलॉन एक ऐसी गेम है जी जिसमें बहुत सख्त आपको और बहुत बर्दाश्त के साथ आपको ये खेल खेलनी पड़ती है, क्योंकि इसमें 3 मुख्तलिफ खेलों को यकजा किया जाता है। इसमें जी स्विमिंग यानी कि तैराकी, साइकिलिंग यानी आपने साइकिल चलानी है, और दौड़ लगाना, ये मुसलसल तीनों काम आपने तरतीब से करने होते हैं। और हमारी आज की मेहमान जिन्होंने बहुत कामयाबी से ये सेहरा अपने सर लिया और जी आयरन मैन रेस का जिन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, इसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी भी हासिल की। तो सना आरिफ को हम खुश आमदीद भी कहेंगे। नो डाउट ये लोग पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं और पूरी पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं और बताती हैं कि ख़वातीन किसी भी मैदान में किसी से कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बिल्कुल एक वो चीज़ जो कि ख़वातीन के साथ कहा जाता है कि ख़वातीन सिनफ़े नाजुक हैं, ख़वातीन के लिए दौड़ लगाना, साइकिलिंग करना, तैराकी के मुकाबले जीतना, आपने तो एक मुकाबला जीतती हमने कोई खातून देखी होगी, आपने तो 3-3 काम साथ कर दिखाए। किस तरह से इतना स्टेमिना कहाँ से आ जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अब इसके लिए स्टेमिना तो बनाना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, ऑफ कोर्स उसकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपको एक एक दिन में 2-2 स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन करना पड़ता है। तो पूरा प्लान होता है, इसके लिए कोचिंग प्लान होता है, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है। तो बस अगर आपके पास वो हो तो पॉसिबल हो जाता है। माशाल्लाह, आप तो हर फन मौला वाली बात है ना। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी बंदा अगर एक स्पोर्ट्स खेल रहा है तो वो क्रिकेट का माहिर ही है, मतलब अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट हैं तो आप बैडमिंटन में ही हैं। तो ये 3-3 चीजें साथ कर लेना, बेस्ट पार्ट कौन सा है आपका? मेरे लिए बेस्ट पार्ट स्विमिंग है, जो इट्स क्वाइट स्कैरी, और मैंने काफ़ी लेट स्विमिंग स्टार्ट की थी। मैंने स्विमिंग सीखना शुरू की थी
2021 के एंड पे। उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगता था, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कर सकूंगी, स्पेशली अगर समुद्र में जाके स्विमिंग करनी होती थी। लेकिन मुझे अब सबसे ज्यादा पसंद स्विमिंग ही है, और मैं आई थिंक मेरा आपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर भी ट्रेनिंग ली और मेरा कितने अरसे में अपने आप को ट्रेन किया, कितना टाइम पीरियड था? फॉर आयरन मैन के लिए स्पेशली मुझे लगे थे 7-8 महीने ट्रेन करने के लिए। और इंटेंस ट्रेनिंग थी। एक हफ्ते में मुझे 3 बार स्विमिंग, 3 बार साइकिलिंग और 3 बार रनिंग करनी पड़ती थी, और एक एक दिन में 2-2 ट्रेनिंग्स भी होती थी। अच्छा, तो कौन से पहले मुकाबले में आप अपीयर हुई स्विमिंग के, और फिर क्या वो आपने जीता भी? जो पहला मेरा ट्रायथलॉन इवेंट था वो टर्की में था 2023 में। और जीता नहीं था, मगर आयरन मैन को खत्म करना बहुत बात होती है, तो मैंने खत्म किया था। जो जीते हैं वो लोग एलीट एथलीट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं। तो इसको खत्म करना ही बड़ी बात होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अभी तक 3 किए हैं वो तीनों खत्म की हैं। साइकिलिंग कब से कर रही हैं आप? साइकिलिंग मैं कर रही हूँ जब से मैंने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। वैसे तो मुझे बचपन से साइकिलिंग आती थी, जो माउंटेन बाइक होती है। मगर आयरन मैन के लिए, ट्रायथलॉन के लिए आपको रोड बाइक पे ट्रेन करना पड़ता है। तो वो भी मैंने साथ में ही, मैंने तीनों स्विमिंग और साइकिलिंग दोनों 2023 में स्टार्ट की थी, स्पेशली फॉर आयरन मैन ट्रेनिंग ऑन रोड बाइक। ठीक है जी। रनिंग और में काफी टाइम दौड़ से कर कब रही से हूँ। आपने लगाना शुरू की? सॉरी। दौड़ आपने कब से लगाना शुरू की, रनिंग? वो तो मैं काफी टाइम से, मतलब मैं काफी टाइम से ही ट्रेन कर रही हूँ। पहले मैं किसी ना किसी तरह के स्पोर्ट्स में रही हूँ, तो रनिंग, दौड़ तो हर चीज में आती रहती है, स्कूल में भी करती थी और उसके बाद क्या भी करती बचपन थी। से ही आपको शौक था स्पोर्ट्स की तरफ जाने का? बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह शौक था। मेरी फैमिली में भी मेरे मामूज, मेरी बहन, मेरे भाई, मतलब कजन, कोई ना कोई हमेशा कोई एथलीट रहा है, तो उनसे भी इंस्पिरेशन थी। मेरे पेरेंट्स ने भी काफी पुश किया, तो बस फिर उसी तरह अल्लाह का शुक्र है, सना आरिफ, आहिस्ता मुझे ये आहिस्ता बताइएगा, प्रिपरेशन होती है। तीनों गेम एक साथ कितना मुश्किल है ये, और नो डाउट ये आसान नहीं है, और इसमें कितना टाइम का ड्यूरेशन होता है? क्या स्टे भी होता है कुछ? तो इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए तो मुझे एक दिन में 2-2 बार ट्रेन करना पड़ता था। मेरा पूरा कोचिंग प्लान था, मेरे कोच ने मेरा प्लान बनाया था। स्विमिंग होती थी, और या तो स्विमिंग के साथ साइकिलिंग होगी या रनिंग होगी। काफी मुश्किल था, ऑफ कोर्स इजी नहीं था बिल्कुल भी। उसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए होती थी, डिसिप्लिन चाहिए होता था। और जो रेस के दौरान ब्रेक बीच में कोई नहीं होती है। टोटल आपको जो, फॉर एग्जांपल आयरन मैन 70.3 का जो डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर स्विमिंग होती है, उसमें 90 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, और 21 किलोमीटर रनिंग होती है। तो ये आपको पूरा खत्म करना होता है 8.5 घंटों में। और हर स्पोर्ट का बीच में एक कट ऑफ टाइम होता है कि अगर आप उससे पहले खत्म नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा। तो ब्रेक बीच में कोई नहीं होती। ओहो, यानी बहुत मुश्किल खेल है जी ये, और ये टाइटल जीतना इतना आसान नहीं है। सना, अपनी फिटनेस के लिए क्या करती हैं? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स तो कोई भी हो, आपको अपने आप को फिट रखना पड़ता है, तो अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करती हैं? क्या बहुत डाइट कॉन्शियस हैं? ट्रायथलॉन के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि ये आपको इसमें डाइट कॉन्शियस इतना ज्यादा नहीं होना पड़ता। हाँ, जंक फूड अवॉइड करना होता है, फास्ट फूड अवॉइड करना होता है, वो बेशक हेल्दी हो या ना हो, वो यू हैव टू अवॉइड। मगर इसमें आप कार्ब्स भी खा सकते हैं, प्रोटीन भी खानी होती है। कार्ब आपको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इंड्योरेंस स्पोर्ट है, लॉन्ग इंड्योरेंस है, तो हाई इंड्योरेंस है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है जो कि कार्ब से आती है। उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ मैं। खाने में मील्स होते हैं कि इस टाइम पे कितना जितना खा सकते हैं आप, मतलब बस आप में एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को डाइट पर रखेंगे तो आप में इतनी एनर्जी होगी नहीं कि आप 3-3 स्पोर्ट्स एक साथ कर सकेंगे। सही। मुझे अब बताएं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं आगे? तो मेरे प्लान्स तो अभी तो मैं प्लानिंग फेज में ही है। मेरा प्लान है पहले तो अपना स्पोर्ट्स वेयर बिजनेस का, जो कि अभी प्लानिंग स्टेज में है। मैं चाहती अच्छा, हूँ, आई अब वांट टू मुझे ये कम अप बताएं, नए आने वालों के लिए क्या पैगाम होगा? जो खवातीन इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? जो नई खवातीन आना चाहती हैं उनके लिए तो एक ये सजेशन है कि यू नीड डिसिप्लिन, मोटिवेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, आपकी बड़ी सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए।
तो अगर आपके पास ये सब कुछ है और आप ये करना चाहती हैं तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, इफ यू आर कमिटेड, यू आर डिसिप्लिन, यू कैन डू इट। सही। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी, सना आरिफ हमारे साथ मौजूद थी। और नो डाउट वो तमाम खवातीन जो किसी ना किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, कुछ चीज़ें तो लाजम, हम ना बहुत जल्दी दिल छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि जी हमने तो स्टार्ट किया, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें तो सहूलियात उस तरह से नहीं दी जा रही। हमारे पास बहुत कामयाब स्टोरीज इस सूरत में आपके सामने मौजूद हैं और इनको मिलवाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मोटिवेशन मिले। वो लोग जो कि सिर्फ बहुत ज़बरदस्त टैलेंट होने के बावजूद भी ना इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई स्पॉन्सर आए, हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, या फिर कोई बना बनाया सीन एक हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर परफॉर्म कर दें। नहीं जी, ये कामयाब स्टोरीज जो हैं इनके पीछे बहुत लंबी एक मेहनत, लगन और मुसलसल ज़िंदगी में अगर कहीं पे भी आपने कामयाबी हासिल करनी ना, किसी स्पोर्ट्स नहीं है, चाहे आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, मुसलसल लगन और कोशिश जो है वो आपको नो डाउट चाहे देर से लेके जाए किसी बड़े मकाम पर ज़रूर लेके जाती है। तो ये कामयाबी की तमाम स्टोरीज हम जो आपके साथ शेयर करते हैं, इसका मकसद भी यही होता है कि आपको हम मोटिवेट करें कि अगर आप अपने अंदर कुछ जज्बा रखते हैं, पेरेंट्स को बताएं कि अगर आपकी बच्ची के अंदर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शौक है तो उसको आगे बढ़ने दें, वो भी पाकिस्तान में अपना नाम बना सकती है, वो भी कामयाब हो सकती है। कोई बात नहीं कि अगर वो एजुकेशन में अगर थोड़ी वीक है, लेकिन उसके अंदर छुपे टैलेंट को ज़रूर जानने की कोशिश करें और अपने बच्चे को सपोर्ट करें। सबसे बड़ी सपोर्ट आपके पेरेंट्स की होती है जो कि आपको कामयाब भी बना देती है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे जी सेगमेंट्स की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे उनको हम विश करने जा रहे हैं जी। आज 11 तारीख को सालगिरह है इशरत की, दाऊद की, रॉकी स्टार यश, दिया हुसैन की सालगिरह है और रहमान मलिक। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सालगिरह को भी ऐसे स्पेशल बनाएं तो करना आपने क्या है जी, स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर आप हमें अपनी पिक्चर भेजें, साथ अपना नाम लिख के भेजें। फैमिली में किसी की बर्थडे है, आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, सो आप उनको एक स्पेशल सा तोहफा दे सकते हैं जी। सो आप हमें पिक्चर और नंबर, अपना नाम भिजवा दें जी इस नंबर पर और आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इसके लिए ये है कि जी जो पहले लोग आएंगे वो पहले शामिल हो जाएंगे। तो आप हमें जैसे भिजवाएंगे तो हम अपनी लिस्ट में इसको शामिल कर लेंगे और कल आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको रेट बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि शहर में हर जगह मुख्तलिफ मार्केटों में रेट मुख्तलिफ चल रहे होते हैं। तो हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, अगर आप अपनी करीबी बाजार में जाएंगे तो एग्जैक्ट रेट नहीं, लेकिन 1-2 रुपये डिफरेंस से आप सब्जियाँ आसानी से खरीद सकेंगी। तो देख लेते हैं आज के भाव। उसवा हमें ज्वाइन करिए, हमारी रिपोर्टर ओपन मार्केट में मौजूद है, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। सयाम में भी जो है वो गिरा फरोशों की रविश जो है वो तब्दील होने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत की जानिब से तो देखा जा रहा है कि कुछ सब्जियों की रेट्स जो हैं वो कम होते दिखाई दे रहे होते हैं रोजाना की बेसिस पे, मगर फिर भी गिरा फरोशों ने जो है वो आवाम के लिए काफ़ी मुश्किल बनाई हुई है खरीदारी। आज की रेट लिस्ट के हवाले से मैं आपको कुछ आगाह कर देती हूँ। पहले तो सब्जियों में आलू दर्जा अव्वल की कीमत जो है वो इस वक्त सरकारी नर्ख 55 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में इस वक्त 100 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 60 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 100 से 120 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी दाम 50 रुपये है, ओपन मार्केट में 100 से 120 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। अदरक का सरकारी नर्ख 375 है, ओपन मार्केट में 450 रुपये तक भी फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लहसुन चाइना का सरकारी दाम जो है वो 610
110 है। ओपन मार्केट में 700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। मटर का सरकारी दाम 60 रुपए मुकर्रर है। ओपन मार्केट में इस वक्त 120 रुपए तक फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। शिमला मिर्च का सरकारी दाम 70 है। ओपन मार्केट में 100 से 150 रुपए के दरमियान फरोख्त की जा रही है। बैंगन का सरकारी दाम 65 है। ओपन मार्केट में 100 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च का सरकारी दाम 110 है। ओपन मार्केट में 150 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। अब बिलखसूस अब चूंकि माह सयाम में आवाम के लिए सब्जियां काफ़ी जो है उनकी ख़रीदारी बढ़ती नज़र आ जाती है। अफ्तार में जो है वो उसका एहतमाम पूरा करने के लिए जो है वो सब्जियों की ख़रीदारी की जाती है, मगर सफ़ेद पोश तबके के लिए अभी जो है वो इनकी ख़रीदारी भी काफ़ी मुश्किल हुई है, जिसके बाइस आवाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा करती नज़र आ रही है कि माह सयाम में तो कम अज़ कम जो है वो सरकारी नरखों की रेगुलेशन को लाजिम बनाया जाए ताकि हर ख़ास आम शख्स जो है वो ख़रीदारी कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसफा हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट है माल का हाल। लिस्ट है हमारे पास, मुख्तलिफ करेंसी रेट के आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का सिलसिला पहुंचा इख्तिताम को। आपने अपना ख्याल रखना है, अपना फीडबैक हमें लाजमी देना है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपके इलाके में कोई इशू है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, हम प्रोग्राम में ज़रूर हाईलाइट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप वो भी ज़रूर शेयर करें, हो सकता है हम आपको ही प्रोग्राम में मदऊ कर लें। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है जिस पर आप अपनी सजेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर कल आपकी बर्थडे है तो स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए, इस नंबर पर आप अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ भिजवा दें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। माह मुबारक का महीना है, अपनी इबादत में हमें भी याद रखें और दिल खोल के अल्लाह ताला से मांगे। जी, अल्लाह ताला वैसे ही बड़ा रहीम व करीम है। पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है और अब ये रहमतों वाला वक्त जो है ये कम कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे रमज़ान जो है ये गुजरता चला जाएगा तो आपके पास ये बड़ा स्पेशल टाइम है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।